चलिए हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। अब क्या करते हैं, हम लोग दूसरा वीडियो लाते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन को क्या किए हैं, गैस किए हैं। एकदम 100% है कि इसी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको कुछ क्वेश्चन इससे देखने मिलेगा ही मिलेगा। आपको बहुत मदद मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को क्या किया, गैस किया है। और देखते हैं एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे। आपसे बने रहिए, आपको भी याद हो जाएगा टोटल, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कहता है कि कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है। कॉफ़ी जो हम लोग पीते हैं ना, उसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका जो पीएच मान होता है, इसका पीएच मान 5 होता है। कितना होता है, 5। हम यहाँ पढ़ेंगे, इसका आंसर यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और फिर मिटा भी देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है, 5 होता है। कैसे, ये कॉफ़ी को पीते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, 5 उंगलियों से, यानी 5 एक हाथ से पकड़ के उस कप को पीते हैं। तो इसमें कितने उंगलियाँ पड़ता है, 5। इस ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं कि कॉफ़ी का पीएच मान कितना होगा, 5 होगा। कोई दिक्कत, इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है। टमाटर का जो रस होता है उसका पीएच मान कितना होता है। इसका पीएच मान होता है 4.0 से 4.5 तक। कितना होता है, 4.0 से 4.5 तक। एक्चुअली इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, टमाटर जो होता है उसको हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं। करते हैं ना, जब भी हम लोग सब्जियां बनाते हैं तो उसको 4 भागों में अधिकतम, लेकिन बहुत कभी कभार क्या होता है उससे भी ज़्यादा कर दे, लेकिन मैक्सिमम याद रखिए कि 4 भागों में बांटते हैं। तो 4 जैसे याद रखिएगा तो 5 भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे कि कुछ कुछ लोग ऐसे भी होता है कि उससे ज़्यादा भी कर देते हैं। तो मैक्सिमम याद रखिएगा कि कितना होता है, 4। जैसे ही 4 आपको याद आ जाएगा तो समझिएगा कि उसमें क्या करना, पॉइंट पे 5 भी जोड़ देना, ठीक है। तो टमाटर का रस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 4 से लेके 4.5 तक, ठीक है। इस तरह से तो हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर जो सवाल है वो क्या कहता है, तो जठर रस का पीएच मान। हम लोग जानते हैं कि हमारे पेट में क्या होता है, जठर रस का निर्माण होता है। अब उसका पीएच मान कैसे कितना होता है, कैसे जानेंगे। तो जो जठर रस होता है ना, इसका पीएच मान जो होता है, इसका पीएच मान 1.2 होता है। कितना होता है, 1.2। याद रखिएगा। बोले सर कैसे, तो देखिए हमारा आमाशय कैसे बना होता है, कुछ इस प्रकार से बना होता है ना। इसमें क्या होता है, आना जुड़ा रहता है। और इधर क्या चल जाता है, छोटी आंत के शब्द से चल जाता है, अग्नाशय आमाशय सब में जाता है ना। आमाशय तो यही हो गया, अग्नाशय आ जाता है। तो देखिए इसमें कितने नाली जुड़ा हुआ है, 2 नाली। आमाशय कितना, 1, यानी क्या हो जाएगा 1.2। इसमें क्या आमाशय 1 है और इसमें 2 नाली जुड़ा हुआ है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ट्रिक्स के द्वारा। ये इसमें मत घुसिएगा कि सर ये कैसे बोल रहे हैं, मतलब याद करने का तरीका बता रहे हैं कि आप माइंड में कैसे इसको सेट रख सकते हैं। तो आमाशय में कितना नाली जुड़ा रहता है, 2 नाली। इस तरह जुड़ा रहता है ना, तो आप याद कर सकते हैं कि आमाशय 1 और उसमें 2 नाली है। आमाशय 1 इसमें 2 नाली है, यानी आमाशय जठर रस है उसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। आप देखते हैं चौथा नंबर सवाल, जो हमारा रक्त का पीएच मान है वो कितना होता है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है, 7.4। याद रखिएगा, रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्षार के माध्यम होता है, ठीक है। क्या होता है, ये 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4, ठीक। अब बोलेंगे सर कैसे, रक्त क्या होता है, शिराओं में बहता है ना। और हृदय के कितने भाग है, 4 है, यानी शिराओं के माध्यम से कहाँ से 4 भागों से निकल कर शिराओं में बहता है ना। इसका हम बात याद रख सकते हैं कि रक्त का पीएच मान क्या होता है। देखो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 याद रखिएगा ना कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। इसी तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 5 नंबर सवाल, हमारे शरीर का पीएच प्रसार क्या, रस कितना होता है। मतलब हमारे शरीर जो होता है ना वो भी किसी पीएच प्रसार में ही काम करता है, ठीक है। तो उसका पीएच प्ररस कितना है, या फिर क्या बोलता है उसको, प्रसार भी बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर शुद्ध में लिखा जाता है पारस या फिर परारस, ठीक है। तो इसका जो होता है कितना होता है, तो इसका होता है 7.0 से 7.8 तक। कितना होता है, 7.0 से 7.8 तक होता है इसका हमारा खून का कितना क्या होता है, जो हमारे शरीर का काम करने का जो प्रसार है कितना है, 7.0 से 7.8 तक होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 6 नंबर सवाल पे आते हैं। 6 नंबर सवाल है कि हमारे उदर में कौन सा अम्ल का निर्माण होता है। उदर मतलब पेट, ठीक है। उदर मतलब आमाशय। आमाशय में हमारा कौन सा मतलब अम्ल का निर्माण होता है। तो आमाशय में HCl अम्ल का निर्माण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ठीक है। HCl अम्ल, कौन सा अम्ल, HCl अम्ल, ठीक है। इसी के माध्यम से क्या हमारे पेट में कभी कभी इसको ज़्यादा हो जाने से कारण जलन भी होता है ना, होता है। तो इस क्या होता है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल का निर्माण होता है, HCl अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका 7 नंबर देखते हैं, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं। नहीं,
अभी जो बोले हमारे पेट में कौन सा अम्ल मतलब बनता है, HCl अम्ल। अब वो जब ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तो उसके उपचार के लिए हम लोग कौन सा औषधि मतलब दवाई का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हम लोग एंटासिड, कौन सा दवाई, एंटासिड दवाई का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी का क्यों करते हैं, ये क्षारकीय होता है और हम लोग जानते हैं कि हमारे पेट में कौन सा क्या बनता है, अम्ल बनता है। तो अम्ल को जो है उसको शांत करने के लिए, उसकी शक्ति को हीन करने के लिए हम लोग को क्षारक मिलाना पड़ेगा, यानी क्षारक को इस्तेमाल करके पेट में डालना पड़ेगा, तब जाके क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा और हम लोग का पेट जलन करना भी बंद हो जाएगा। इसलिए हम लोग कौन सा दवाई का इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड, ठीक है, याद रखिएगा। इसी प्रकार 8 नंबर है, नेटल के पौधे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नेटल का पौधा मतलब वही जो बिछाती वाला जो होता है ना, गाँव घर से बिलोंग करते हैं तो आपको अच्छे से याद होगा, उसको रगड़ने से क्या होता है, बहुत ही खुजली होता है, तो इसी को बोलते हैं नेटल का पौधा। तो नेटल के पौधे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथनोइक, कौन सा अम्ल, मेथनोइक अम्ल। इसको कभी कभार फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं, याद रखिएगा। मैं क्या किसमें, नेटल के पौधे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथनोइक अम्ल, दोनों में कोई बोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपको बोलेंगे कि मधुमक्खी के डंक में या फिर चींटी के डंक में, मधुमक्खी भी काटता है, चींटी भी काट देता है तो बहुत सारा खुजलानी होता है, या फिर मधुमक्खी काटने से क्या जलन भी होता है। एक्चुअली इसमें क्या पाया जाता है, उसके डंक में क्या पाया जाता है, उसमें भी क्या पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल, इसको फॉर्मिक अम्ल भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों ही इसी का नाम है, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल और मेथनोइक अम्ल। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, आ जाते हैं 10 नंबर पर। 10 नंबर जो है बोलता है संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। संतरा जो हम लेते हैं उसको, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरा में जो होता है ना, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। जैसे इसको कैसे याद रखिएगा, 100 से संतरा, 100 से सिट्रिक, 100 से संतरा, 100 से सिट्रिक, यानी संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, ठीक है, किससे पाया जाता है, संतरा में। अब दूसरा क्वेश्चन है इसके बाद कि 11 नंबर में, नींबू में कौन सा अम्ल, नींबू के रस में, ठीक है, थोड़ी रस छूट गया लिखने, यानी नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू के रस में जो होता है ना, वो कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसमें भी क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, ठीक है, ठीक है। नींबू और जो संतरा होता है ना, एक ही माध्यम में होता है, एक जैसा ही होता है, लेकिन उसका कुछ गुण अलग होता है, इसका कुछ गुण अलग होता है, लेकिन एक ही, याद रखिएगा, नींबू और संतरा दोनों में एक ही पाया जाता है, दोनों में एक ही। इसमें भी सिट्रिक पाया जाता है, उसमें भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। नींबू और संतरा दोनों में सेम, नींबू और संतरा दोनों में सेम, ठीक है। इसी प्रकार 12 नंबर है, टमाटर के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में कैसे जानेंगे, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। कैसे याद रखिएगा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। जैसे देखिएगा कि टमाटर कभी कभार क्या होता है कि एक को काटने का जरूरत रहता है, लेकिन हम लोग कभी गलती से 2 को काट लेते हैं, तो क्या करता है, अफसोस करते हैं, ओह 2 को काट दिया, ओह से ऑक्जेलिक, ओ से ऑक्जेलिक, गलती होने पर क्या करते हैं, ओह एक ज़्यादा काट दिए, तो इससे क्या होता है, ओ से ऑक्जेलिक, ओ से ऑक्जेलिक। समझ में आ गया कि टमाटर के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 13 नंबर देखते हैं, क्या है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली तो सबको ही खाते हैं, बहुत ही मज़ेदार है, खाने के बाद तो कैसा रिएक्शन होता है तो सबको ही पता है, ठीक है। इमली में कौन सा अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या, टार्टरिक अम्ल, ठीक है, टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। कैसे याद रखिएगा, इमली खाने के बाद कैसे करते हैं ना, तो क्या कर दिया, आप मुंह को पूरा टाइट कर दिया, टॉ से टाइट, टॉ से टार्टरिक, टॉ से टाइट, टॉ से टार्टरिक, यानी ध्यान रख सकते हैं कि इमली खाने के बाद मुंह को कैसे करते हैं, टाइट कर देते हैं, यानी टॉ से टाइट, टॉ से टार्टरिक। यानी हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। याद रखने का तरीका, ठीक है। तो हम कितना क्वेश्चन का जवाब दे दिए, 3 क्वेश्चन का दिए, तो सॉरी 13 क्वेश्चन का जवाब दे दिए। अब देखते हैं 14 नंबर क्या कहता है। 14 नंबर कहता है कि खट्टा दूध बोले या फिर दही, दोनों एक, ठीक है, आंसर सेम होगा। में कौन सा अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध बोले या दही बोले, ठीक है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ठीक है।
कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। खट्टा दूध बोले या फिर दही बोले, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। इस तरह से आपको याद रखना बहुत जरूरी है, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो है पाया जाता है एसेटिक अम्ल, ठीक है, एसेटिक अम्ल, ठीक है, एसेटिक अम्ल, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है। एसेटिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, ठीक है, एसेटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसेटिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। इसी प्रकार किस में आ जाइए, आज ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सब क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। आप मेरे साथ बोलिए, याद हो जाएगा। CaOCl2 किसका सूत्र होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। आ जाइए इसमें क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा ही बोलते हैं, याद रखिएगा। खाने वाला सोडा बोले या बेकिंग सोडा बोले, दोनों का एक ही होगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका होता है NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3 किसका होता है? बेकिंग सोडा बोले या फिर खाने वाला सोडा बोले, ठीक है। इसको तो हम याद कर लिए। इसी प्रकार 18 नंबर में आ जाइए। 18 नंबर क्या कहता है? धोने वाला सोडा। जो धोने वाला सोडा है ना, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। इस सब का नाम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आपको संकेत बता रहे हैं कि संकेत ही ज़्यादातर क्या होता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक। इसी प्रकार फिर आते हैं किसमें? 19 नंबर जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जो कि बहुत पूछता है दोनों, ठीक है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत पूछता है, ठीक है। देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है CuSO4। उसके बाद क्या होता है? 2H2O, ठीक है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CuSO4 इंटू 2H2O क्या होता है? याद हो गया ना? याद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा 2-3 बार देखिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी से बना है। तो इसमें क्या होता है? इसका सूत्र उसी तरह होता है CuSO4, लेकिन इसमें होता है 1/2H2O, ठीक है। क्या होता है? CuSO4 इंटू 1/2H2O, ठीक है। ये क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए? 20 को ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लिए, और 20 इतना बनेगा, कोशिश करेंगे डालने का, ठीक है। और अगला चैप्टर का भी डालेंगे, यदि आप चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले चैप्टर या अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।